आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की आज ये दूसरी क्लास है, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग आज इकोनॉमिक करंट अफेयर के पार्ट को बहुत ही बेहतर ढंग से शुरू करेंगे और इस तरीके से इस पार्ट से जुड़े हुए करंट अफेयर को पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और लगभग सभी करंट अफेयर के प्रश्नों से आपको जुड़ाव महसूस हो और आप उसको समझ सकें, आप उस पर पकड़ बना सकें और बिटवीन द लाइंस जो बारीकियां होती हैं उसको भी आप समझ सकें। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। करंट अफेयर का पार्ट सिविल सेवा के लिए स्पाइनल कार्ड की तरह है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में स्पाइनल कार्ड की भूमिका होती है, उसी प्रकार से पूरे जनरल स्टडी में करंट अफेयर की भूमिका होती है, क्योंकि करंट अफेयर आपके ज्ञान को अपडेट करता है, अर्थात यह अपडेटेड नॉलेज से जोड़ता है, ज्ञान को अद्यतन बनाता है। और जो ज्ञान अद्यतन नहीं है वो ज्ञान व्यवहारिक नहीं माना जाता। और जब आप सिविल सेवाओं में काम करेंगे तो आपकी जानकारी का नवीन होना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि यूरोप में कहा जाता है जो चीज नवीन नहीं है वो बेकार है। इसीलिए यूरोप में हर नई चीज को महत्व दिया जाता है। भारतीय परंपरा में भारत में पुरानी चीज को महत्व दिया जाता है। हमारे देश में कोई चीज जितनी पुरानी हो जाती है कहते हैं वो उतनी अच्छी है। आप अगर पूछिए किसी से कि कोई टीचर कौन अच्छा, आप कहेंगे जो कोई कहेगा मैं पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो आप कहेंगे ये अच्छा है, ये अनुभवी है, बहुत सालों से पढ़ा रहा। लेकिन यूरोप में इसकी कोई वैल्यू नहीं। यूरोप में कहा जाता है कि जो पहले से है वो पुराना हो चुका है, बेकार हो चुका है, और जो नया है वो बेहतर है। तो सिविल सेवाओं में अपडेटेड ज्ञान की बहुत जरूरत होती है और अपडेटेड ज्ञान आपको हर विषय के नवीनीकरण से जोड़ता है, उसके नए आधुनिक संस्करण से जोड़ता है, जिसमें आपके सोच और समझ के बेहतर होने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत की जाती है और बहुत ही फोकस्ड होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले टॉपिक का नाम नोट करें, इकोनॉमिक, बिल्कुल नए पेज से, वैसे तो आपने कल नोट कर लिया था, इकोनॉमिक करंट अफेयर। आर्थिक, ये पहला पार्ट है, पहला सेक्शन है जिसमें हम लोग सारी चीज को कवर करेंगे, है कि नहीं। आर्थिक समसामयिकी मुद्दे। अब जरा ध्यान दें, ये हम लोगों का टॉपिक है, लेकिन इसमें सबसे पहला टॉपिक है, देखिए क्या बुक की आपको जरूरत है, करंट अफेयर में किस चीज की जरूरत है, ये सेक्शन मैं पहले ले चुका हूं। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने अलग से भी क्लास लिया हुआ है कि जब आप बीपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ सकते हैं। और आरएस के लिए भी मैंने अलग से करंट अफेयर के लिए क्लास ले रखी है कि अगर आप आरएस की तैयारी करेंगे तो करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ेंगे। इसलिए इस सेक्शन में मैं कोई ये सब नहीं बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना, बल्कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और मैं कैसे विस्तार से कवर करने वाला हूं, वो चीज इस क्लास के अंतर्गत होने वाली। मतलब इसमें स्टूडेंट से मुझे काम नहीं लेना है, इसमें मुझे स्वयं मेहनत करके सारे पार्ट को बेहतर से बेहतर ढंग से डेवलप कराना है। आप कोई भी बुक पढ़ लेंगे, कोई भी मैगजीन पढ़ लेंगे, उतना नहीं कर पाएंगे जितना मैं इस सेशन में करा दूंगा। और एक चीज और ध्यान रखें, क्योंकि मैं लगभग 20 से 25 सोर्स का उपयोग करूंगा, गवर्नमेंट के जितने भी मंत्रालय हैं उनकी रिपोर्ट का, इसके अलावा तमाम जो है गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है उसका भी, साथ ही साथ पीआईबी का जो हर वीक में डिक्लेरेशन होता है लगभग 1.5 वर्षों का, और कुछ इंपॉर्टेंट जानते पेपर्स जैसे हिंदू पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस का, और इसी तरीके से इंडिया ईयर बुक का, योजना और कुरुक्षेत्र का, और साथ ही साथ आप जानते हैं जो इकोनॉमिक वीकली पॉलिटिकल मैगजीन आती है, बहुत अच्छी मैगजीन है। अब मैं आपको उसे पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, पहले आईएएस के एग्जाम में लोग उसको बहुत पढ़ते थे, सीधे सीधे 2-3 सवाल होता था। इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड वीकली एक मैगजीन आती है, 15-15 दिन पे आती है। यहाँ मुखर्जी नगर में भी मिलती है, कैंप में मिलती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास मिलती है, और
बहुत इंपॉर्टेंट जानते मानी जाती रही है। तो वो सब चीज मैं स्वयं कवर करूंगा, आपको मैं क्या क्यों काम दूं। आप बस ये करिए कि आप जिस स्टेट के हैं अपने स्टेट की चीज़ों को स्पेशल के पार्ट में पढ़ते रहिए। जैसे बिहार के हैं तो बिहार स्पेशल पढ़िए, ताकि बिहार के सारे जिलों की जानकारी हो, बिहार के भूगोल की, बिहार के इतिहास की, बिहार के राजनीति की, बिहार की अर्थव्यवस्था। आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान के भूगोल की, राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान के कल्चर की, पॉलिटिकल। आप एमपी के हैं तो एमपी का करिए। मैं इस तरीके से कवर करूंगा जिससे मैंने कल भी बता दिया था, ताकि आपको कहीं इस स्टैंडर्ड पर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड के साथ और बहुत अच्छे तरीके से जानते मैं पढ़ाऊंगा। एक बार आप पढ़िए तो मुझे लगता है आपको स्वयं लगेगा कि जरूरत नहीं है। और साथ ही मैं उस सोर्स तक भी पहुंच कर रखूंगा अपने आप को जहां आप भी पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो निश्चित रूप से उसको भी मैं ध्यान में रखूंगा। लेकिन पहले दो पार्ट जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है, वहां अभी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मतलब अभी आप 30-35 क्लास करते जाइए, इसमें आपको कुछ जरूरत नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। तो इस नाते आप आसानी से जो है केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको करते जाएं। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो अपना पढ़ते रहें। और स्पेशल क्या पढ़ना चाहिए ऑलरेडी हमने वीडियो ले रखा है, उस पर क्लास ले रखा है। जैसे बीपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, एक फोल्डर है, उसमें जाके बीपीएससी करंट अफेयर का है। आरएस की तैयारी कैसे करें, उसमें एक फोल्डर है, उसको उस पर जाकर के देख ले। और यूपीएससी में हम लोग पिछले 19 वर्षों से पढ़ा ही रहे हैं मुखर्जी नगर में। तो इस नाते जानते हैं कुछ दिक्कत नहीं। खुद बस मन में संकल्प ले लीजिए कि अब की बार एग्जाम को पार कर देना है। और एक चीज ध्यान रखें, कम से कम अपने अंदर इतनी क्षमता रखें कि आप एक कम से कम अपने स्टेट का ही एग्जाम ना दें, 2-3 स्टेट के एग्जाम देने की क्षमता रखें। उससे आपकी क्षमता भी बढ़ती है, उससे आपके ज्ञान का भी विस्तार होता है। जो व्यक्ति एक दायरे में रहता है उसका ज्ञान संकुचित हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, सीमित हो जाता है। इसी नाते जानते कम से कम कोशिश करें कि अपने स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो अगल बगल, भले अपने स्टेट पर ज्यादा फोकस रहे, लेकिन अगल बगल का स्टेट का एग्जाम देने से आपकी मानसिक क्षमता का विस्तार होगा। और अगर आप यूपीएससी देते हैं तो खैर तब तो आपकी क्षमता बढ़ी हुई होती है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं क्या लेने वाला हूं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं, 2023 में भारत सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट स्कीम शुरू की गई, 9 स्कीम भारत सरकार ने 2023 में शुरू की है। तो 2023 में, ध्यान से सुनेंगे, 2023-24 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं। क्योंकि जानते हैं अक्सर क्या होता है, हम बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, लेकिन भारत सरकार ने क्या योजनाएं शुरू की 2023-24 में हमें यही नहीं मालूम। क्या आपको पता है 2023-24 के बजट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 9 योजनाओं की घोषणा की है। और ये 9 योजनाएं मेंस के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पीटी की दृष्टि से। इट मींस गवर्नमेंट स्कीम्स इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो आप हेडिंग डालेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स 2023-24। ज्यादा बड़ा हेडिंग डालने की जरूरत क्या है, यही हेडिंग आप डाल करके चलेंगे, गवर्नमेंट स्कीम 2023-24। अब इसमें 9 स्कीम है, पहले 9 स्कीम को मैं ठीक से पढ़ा दूं। हाँ बिल्कुल, अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो गवर्नमेंट स्कीम 2023, अगले पेज पे आते हैं, ताकि यहीं से पहले मैं स्कीम का नाम लिख दूं। इतनी स्कीम पहले पढ़ना है आपको। देखिए, जिस साल आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके 1 साल तक की सारी स्कीम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि करंट स्कीम एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। और कई बार कम पढ़े लिखे होने के कारण या उसको ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स 2023-24 की सरकारी योजनाएं। अब इसमें 9 स्कीम्स है, 9 योजनाएं हैं।
पहले योजनाओं का आप नाम नोट कर ले, तब आप इसको पढ़ेंगे एंजॉय। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जितनी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, यद्यपि ये पीटी के लिए क्लास है, लेकिन इससे मेंस में बहुत मदद मिलेगी आपको। अगर आप आरएस मेंस एग्जाम देंगे तो आपको सीधे सीधे फायदा होगा, क्योंकि आरएस मेंस में 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरएस मेंस की तैयारी पीटी की तैयारी के साथ 50% अपने आप हो जाती। और अगर आप बीपीएससी मेंस दे रहे होंगे, मतलब बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, पीटी की तैयारी हो जाएगी और मेंस की पृष्ठभूमि बन जाएगी। और मेंस में 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो 68 बीपीएससी से जिसकी शुरुआत हुई है, उसमें भी आपको बढ़त मिलेगी। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी एक भूमिका के बारे में जानकारी होगी। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई 2023-24 की सभी योजनाओं पर प्रकाश डालिए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे मेंस में, जब आप पढ़े रहेंगे। तो इसी नाते मैं चाहता हूं एकदम उसी लेवल पर पढ़ाना जिस लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाए, तो पीटी में भी आपको बेहतर स्थिति में रहे और थोड़ी भूमिका मेंस की भी बन जाए। तो पहला है पीएम विकास। पहले नाम लिखते हैं फिर पढ़ाएंगे। पीएम विकास, पीएम विकास ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। पीएम विकास ये भी 2023-24 के बजट में। पहला पीएम विकास। दूसरा है आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम। ये दूसरा कार्यक्रम है। तीसरा पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम पीएम प्रणाम। चौथा अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम, अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना 2023-24। तो पहला है पीएम विकास, दूसरा है आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, तीसरा है पीएम प्रणाम, बहुत चर्चा में है पीएम प्रणाम, और अमृत धरोहर। 4 स्कीम मैंने यहां लिखा। अब अगले पेज पर 5 स्कीम लिखते हैं, पहले नोट कर लें। तो ये 4 योजनाएं। फिर आगे आप लिखेंगे 5वां फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम। फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम। फार्मा नवाचार
कार्यक्रम। 6वें नंबर पर PMPVTG मिशन। हो सकता है आप ही इन 9 योजनाओं में से 2-4 योजनाओं को ना जान रहे हो, तो सही से पढ़ने हो सकता है बहुत लोग बिल्कुल ना जान रहे हो। तो PM पर्टिकुलरली वल्नरेबल, PM पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन, जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री विशेष रूप से वंचनीय जनजाति समूह मिशन। प्रधानमंत्री विशेष रूप से असुरक्षित, प्रधानमंत्री विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूह मिशन। ये हो गया 5वां स्कीम और ये हो गई 6वीं स्कीम। अब अगले पेज पे लिखेंगे ताकि पहले नाम से एकदम परिचित हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, इस पर खूब चर्चा। जैसे PM प्रणाम खूब चर्चा में है, PM विकास, वैसे PMPVTG पॉलिटी के पार्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वां, 8वां और 9वां। 7वां एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम, जो सबसे पिछड़े जानते हैं जिले हैं और ब्लॉक हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम 2023-24। आकांक्षी माने जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक, ये बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पिछड़े जिले आपको भी देखना होगा कि आपके राज्य में कौन सा आकांक्षी जिला है और कौन कौन से आकांक्षी ब्लॉक हैं, उनकी लिस्ट तैयार करना चाहिए। मान लीजिए पूछ लें कि राजस्थान में कौन से आकांक्षी जिले या बिहार में कौन से आकांक्षी जिले हैं जो बहुत पिछड़े हैं, मतलब देश के सबसे पिछड़े 112 जिले और 500 ब्लॉक की बात है। ये ब्लॉक कार्यक्रम, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने कदम उठाया है, ये बड़े काबिले तारीफ है। 8वां है जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023-24। हरित साख कार्यक्रम, हरित साख कार्यक्रम, साख कार्यक्रम, हरित साख कार्यक्रम। और 9वां है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023-24। महिला सम्मान बचत पत्र, ये 9 स्कीम है। दीज आर द 9 स्कीम विच वाज इनिशिएटेड बाई इंडियन गवर्नमेंट इन बजट 2023 एंड 24। अब एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, ताकि हर चीज़ पर आपकी डेप्थ पकड़ हो जाए। तो ये 9 योजनाएं हैं। पहले इनमें से कोई एक सवाल सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है
क्योंकि पुरानी योजना के बारे में स्टूडेंट जानते हैं, नई योजनाओं से कम परिचित होते हैं। तो ऐसे में आपको इन सबसे परिचित होना होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे पीएम विकास। आ जाते हैं, सबसे पहले पीएम विकास को देखते हैं। पहला नोट करिए, पीएम विकास। ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छे से एक एक लाइन आगे बढ़ते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। पीएम विकास, जिसको आप कहते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसको कहा जाता है प्रधानमंत्री, हिंदी में भी लिख देते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। स्कीम है ही है ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। क्या आपने देखा है, भारत के गांवों में तमाम कुंभकार होते हैं जो घड़ा बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाते हैं। दीपावली में हो सकता है आपने खेला हो, मिट्टी के बर्तन पर हो सकता है आपने खाना या भोजन बनाया हो। इसी तरीके से गांव में आपने सोनार को देखा होगा, जो सोने पर तमाम मूर्तियां, कलाकृतियां, तमाम आभूषण पर तरह तरह की कलाकृतियां बनाते। कुंभकार भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। हमारी 140 जातियां ऐसी हैं जिनके पास पारंपरिक कौशल है, पारंपरिक कारीगरी है। अगर गांव में आप जाएं, आप देख करके आपको आश्चर्य होगा। कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन और तमाम कलाकृतियां तैयार करता है। सुनार जो आप देखेंगे, जो सुनार होता है वो जानते सोने पर बहुत सारी कलाकृतियां खड़ा करता। बढ़ई लकड़ी पर बहुत सारी कलाकृतियां खड़ा करता है। लोहार को देखा होगा आपने। लोहार जानते हैं, लोहे पर और तमाम प्रकार के धातुओं की कलाकृतियां खड़ा करता है। और आपने देखा होगा कि जो है मूर्तिकार, पत्थर पर और तमाम प्रकार की मूर्तियां, ऐसे 140 जातियां हैं। भारत में 140 ऐसी जातियां हैं जिनके पास पारंपरिक कौशल और कारीगरी पाई जाती है, लेकिन उनको कभी भी बढ़ावा नहीं दिया गया, उनके सम्मान को कभी भी सुनिश्चित नहीं किया गया। यही कारण है कि ऐसे पेशे में रहने वाले लोग हीन भावना के शिकार हो गए। कभी गांव में जाइए, जो घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो कभी सम्मानित महसूस नहीं करता, क्योंकि लोगों ने उस काम को कभी ये नहीं बताया कि तुम इंजीनियर ही हो, पारंपरिक इंजीनियर हो, तुम पैदाइशी इंजीनियर हो। मेरे भाई कुंभकार, मेरे भाई लोहार, मेरे भाई सोनार, मेरे भाई बढ़ई और मेरे भाई लोहार, तुम सामान्य नहीं हो। ईश्वर ने तुमको विशेष क्षमता दी है, इसीलिए तुम इतनी कारीगरी, और वो भी जानते जातिगत और पीढ़ीगत तुमको प्राप्त है, तुम सामान्य नहीं हो। इसीलिए ऐसे लोगों को सम्मान देने की पहल की गई है। विश्वकर्मा जो कारीगरी करता है, जिसके पास कौशल होता है, उसको विश्वकर्मा भगवान माना जाता है भारत में। तो ऐसी जातियां लगभग 140 जातियां हैं भारत में। 140 जातियां हैं, जिसमें कुछ जातियों का मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कुंभकार है, जैसे लोहार है, जैसे सोनार है। ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं। जैसे लोहार है, जैसे बढ़ई है, जैसे जो है, क्या नाम है इसका, मूर्तिकार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आदि। ये सामान्य लोग नहीं हैं, ये विश्वकर्मा भगवान की संतान माने जाते हैं। इनको विश्वकर्मा मानने का चलन है भारतीय परंपरा में। देखिए, ये सामान्य लोग नहीं हैं, इनके पास क्या है, पारंपरिक कौशल और कारीगरी पाई जाती। पारंपरिक कौशल एवं कारीगरी पाई जाती है। पारंपरिक इनके पास पारंपरिक कौशल और कारीगरी पाई जाती है, और लेकिन इनके निर्माण को कभी महत्व नहीं दिया गया, इनके सृजन को कभी महत्व नहीं दिया गया। इनके निर्माण और सृजन को महत्व देने की योजना का नाम क्या है, पीएम विकास, ताकि ये जातियां
ये महसूस करें कि ये सामान्य नहीं है, इनके द्वारा किया गया निर्माण सामान्य नहीं है, और इनके सभी उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी, पूरी दुनिया में निर्यात किया जाएगा, सब तक पहुंचाया जाएगा, और इनके द्वारा किए गए कार्य के लिए इनको उचित सम्मान दिया जाएगा। ऐसा करने पर ये लोग अपने पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे और भारत को बेहतर बनाने के प्रयासों में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है, जिसको अपने कार्य में गौरव नहीं लगता है, वो व्यक्ति हीन भावना के साथ काम करता है, और जब हीन भावना के साथ काम करता है तो वो उत्पादन, वो उत्पादकता और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसे पारंपरिक कौशल के क्षेत्र में, पारंपरिक कारीगरी के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, सृजन का काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू किया है, और इसी नाते यह क्रांतिकारी योजना है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, पीएम विकास फिर कैसी योजना है? ऐसे लोग जो पारंपरिक कारीगरी एवं कौशल से जुड़े रहे हैं, उनको प्रोत्साहित एवं समर्थन देने के लिए, उनको प्रोत्साहित, समर्थन एवं सहयोग देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। भारत की 140 से अधिक जातियां इससे लाभान्वित होंगी। हमारे परिवार की, भारत की 140 से अधिक जातियां इससे लाभान्वित होंगी। इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा, कौशल और विशेषज्ञता का संरक्षण होगा। इससे क्या नहीं होगा, मेंस में भी लिखना हो तो आपके पास भूमिका आ गई कि इससे भारत का समावेशी विकास होगा, विषमता समाप्त होगी, पारंपरिक कौशल कारीगरी को संरक्षण मिलेगा, इनके उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। आगे चल करके यही उत्पाद सब जीआई टैग पाने लगेंगे, पूरी दुनिया में इनके सृजन को सम्मान मिलेगा। सोचिए भारत के गांव कितने प्रबल रहे होंगे, भारत के गांव कितने बेहतर रहे होंगे कि ऐसे ऐसे विश्वकर्मा लोग भारत में थे। 140 जातियां भारत में विश्वकर्मा, तो भगवान विश्वकर्मा की तरीके से उनको सम्मान दिया जाएगा। तो पारंपरिक कारीगरी, देखिए ध्यान से सुनेंगे, पारंपरिक कारीगरी करने वाले लोगों को विश्वकर्मा उद्यमी के रूप में, जैसे स्टार्टअप होता है ऐसे विश्वकर्मा उद्यमी इनको घोषित किया जाएगा। विश्वकर्मा उद्यमी घोषित किया जाएगा, और इनको फिर उसी तरीके से बैंक से लोन सहित बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब चूंकि पीटी की क्लास है तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो एक ही दो योजना में पूरा टाइम चला जाएगा। इनको विश्वकर्मा उद्यमी, पीएम विकास क्या करता है? विश्वकर्मा उद्यमी को प्रोत्साहित करता है। पीएम विकास योजना, ये योजना विश्वकर्मा उद्यमी को तैयार करने के लिए है, विश्वकर्मा उद्यमी के लिए है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी करते चलेंगे। ये विश्वकर्मा जातियां हैं, ये भगवान विश्वकर्मा वाली जातियां हैं, ये विश्वकर्मा जातियां हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं, ये सृजन के अग्रदूत हैं। आखिर बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद जो आप सृजन की क्षमता प्राप्त करते हैं, ये पारंपरिक रूप से इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तमाम प्रकार के सृजन के इनके अंदर गुण हैं। तो ये पहली योजना हम लोगों ने पूरा किया, पीएम विकास। ओके, सबको समझ में आ गया? पहला नहीं, जाति की संख्या फिक्स नहीं है। जाति, ध्यान से सुनेंगे,
जाति का मतलब है कि ऐसे जात, देखिए भारत में आरक्षण भी दिया गया तो जाति को ही फोकस करके, क्यों? क्योंकि जातियों के माध्यम से पहचान पाना आसान होता है। कोई भी व्यक्ति ये काम करे वो विश्वकर्मा हो सकता है। लेकिन 140 जातियों को नोटिफाई किया गया है ताकि मुख्य रूप से उनको ज्यादा वरीयता मिले। बाकी आप किसी भी जाति के हैं, ये काम करते हैं तो आप विश्वकर्मा हैं, आप जन्मजात इंजीनियर हैं। अब दूसरा जानते हैं, आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट मिशन पे आते हैं और जानते हैं इसी तरीके से आप भी अपनी एक पहचान बनाइए, एक संस्कार बनाइए कि जो भी सृजन का काम करता है उसको सम्मान दीजिए। ये सब हमारे भारतीय परिवार की महान जातियां हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं। तो दूसरा लिखेंगे आत्मनिर्भर क्लीन, आत्मनिर्भर ध्यान से सुनेंगे, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट हार्टिकल्चर मिशन। ये दूसरी जो योजना है, देखिए इस नाम से है, आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के नाम से है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। कहां गया? यहां पे आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये भी कितना खूबसूरत कार्यक्रम है, जरा ध्यान दी। ये जो है हार्टिकल्चर, जिसको आप बागवानी कहते हैं, बागानी नहीं बागवानी, बागवानी का मतलब जो फूल उगाता है, सब्जी उगाता है और फल उगाता है। और बागवानी के कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों में विशेष रूप से है, लेकिन बागवानी के किसान अक्सर जानते हैं हादसा हो जाता है इनके साथ, क्योंकि पौधों में रोग लग जाता है, फल और सब्जी रोगीली हो जाती है, नुकसान हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। यह है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम। बहुत ही क्रांतिकारी कार्यक्रम है। सबसे पहले तो दो शब्द मैं आपको समझा दूं। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट बागवानी ही नहीं समझते, बागानी और बागवानी एक समझते। पहले दो कंसेप्ट समझ लीजिए। एक है बागानी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्लांटेशन। बहुत लोगों को तो मैंने इकोनॉमी पढ़ाया है तो वो जानते हैं, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी की क्लास की है उनको नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मुझे पहली बार पढ़ रहे होंगे, हो सकता है वो हमसे इकोनॉमी पढ़े ही ना हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े ही ना हो। तो इस नाते सब चीज़ बताते हुए चलना है ताकि किसी को ना लगे कि मैं अजनबी हूं। हार्टिकल्चर, अब देखिए बागानी किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे। बागानी, जो ये शब्द जो है ना, ये जो बागानी कहा जाता है, ये बाग से नहीं है, बागान से है। देखिए बागान से बागवानी है और बाग से बागवानी है। अब ध्यान से सुनेंगे, बाग और बागान का क्या मतलब है। जहां एक प्रकार के पौधे, एक प्रकार के पौधों के समूह को बागान कहा जाता है। एक प्रकार के पौधों के समूह को, पौधों के समूह को बागान कहा जाता है। एक प्रकार के पौधे, जैसे चाय का बागान, कॉफी का बागान। जैसे मैं 4-5 एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे चाय है, कॉफी है, कोकोनट है, नारियल है, कोकोनट है, रबर है, मसाले हैं। ये एक जैसे चाय के बागान, कॉफी के बागान, नारियल के बागान, रबर के बागान, ये सब बागान है। और बाग का मतलब होता कई प्रकार के पौधों का समूह, कई प्रकार के पौधों का समूह, पौधों का समूह। अब कई प्रकार के पौधों, जैसे आपने सुना होगा जनक के रामचरितमानस भी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा जनक के बाग में फुलवाड़ी थी। तो बाग का मतलब फूल भी हो सकता है, सब्जियां भी हो सकती। बहुत लोग सोचते हैं बाग में कौन सी सब्जी होती है, तब आपने बाग की सही से परिभाषा ही नहीं पढ़ा। बाग का मतलब जहां फूल हो, फल हो, सब्जियां हो, क्योंकि बहुत सारे फल सब्जी के रूप में भी यूज किए जाते हैं, जिनको आप कई बार फल समझते हैं लेकिन वो सब्जी होती हैं। और कई सब्जियां जिनको आप सब्जी समझते ही हैं,
सहजन की सब्जी आपने खाया है? सहजन पेड़ पे लगता है सहजन। केला, केला फल के रूप में भी है, सब्जी के रूप में। पपीता फल के रूप में भी है, सब्जी के रूप में। ऐसी बहुत सारी, अरे भाई 1600 फल और सब्जियां हैं, मैं कितना काउंट करवाऊंगा, उतना मैं बता ना सकूंगा, लेकिन आप उसे समझें। बहुत सारे फल और सब्जियां हैं जो कई फल के रूप में तो कई फल और सब्जी दोनों के रूप में यूज किए जाते हैं। तो कई प्रकार के पौधों का समूह, इसीलिए इसमें फुलवाड़ी भी है, इसमें फ्लोरिकल्चर भी है। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूल लगाना, फुलवाड़ी। और ओलरी कल्चर, ओलरी कल्चर है कि सब्जी उगाने को कहा जाता है। पोमो कल्चर है, फल उगाने को कहा जाता है, पोमो कल्चर है। तो चाहे फुलवाड़ी लगाइए, चाहे सब्जी उगाइए, चाहे फल उगाइए, ऑल दीज थिंग्स आर अंडर हॉर्टिकल्चर। तो मैं इस पे बात कर रहा हूं। बागवानी का मतलब ये वाला, फुलवाड़ी, सब्जी और फल उगाने वाला। जी, कटहल ही, कटहल की सब्जी होती है कि नहीं, और कटहल फल है कि नहीं। एक लोगों ने मुझे कहा सर ये कैसे हो सकता, फल फल होता है, सब्जी सब्जी हो। हमने कहा नहीं मेरे भाई, ऐसे मत बोलिए। आप कटहल खाते हैं? उन्होंने कहा खाते हैं। तो हमने कहा वो सब्जी है या फल है? अब वो दुविधा में आ गए, क्योंकि उन्होंने सब्जी खाया था। कहा सर मैं तो सब्जी खाया हूं, फल तो मैं नहीं जानता। अरे हमने कहा वो फल भी है, पकता है, बड़ा मीठा मीठा लगता है। पपीता भी है फल और सब्जी, केला भी फल और सब्जी। कुछ देर के बाद माने, तब माने वो, जब मैंने कहा कि सहजन खाया आपने, पेड़ होता है कि नहीं उसका, उस पर सब्जी लटकी रहती है कि नहीं। कहा हाँ पेड़ पे भी सब्जी होती है। हमने कहा बस, हाँ फुलवारी नाम से। पटना में जगह क्या, नीरज सिन्हा पटना में ही नहीं, लखनऊ में भी फुलवारी है, जयपुर में फुलवारी है, दिल्ली में फुलवारी है, फूल वाटिका है। वो लगभग हर शहर में पार्क का नाम फुलवाड़ी या फूल वाटिका रहता है। अब देखिए, ध्यान सुनेंगे। अब क्लीन प्लांट समझ लें। क्लीन प्लांट जानते हैं, यकीन मानिए मेंस की पूरी तैयारी और आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी तो आप एंजॉय करेंगे। करंट अफेयर का मतलब आपने पूरा जीएस को रिन्यू कर लिया, और इस साल जितना एग्जाम होगा, इस साल का मतलब 2023-24 में जितना भी एग्जाम होगा, आप कम से कम यहां जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक का करंट अफेयर आपका साफ, मतलब बिल्कुल तैयार। क्योंकि आप जब कोई भी पार्ट आप हमारे साथ पढ़ें तो एकदम आराम से समझ लें कि अब आपका काम हुआ। मतलब उसमें आपको ज्यादा काम करना नहीं, क्योंकि मैं 20-25 सोर्स को कवर कर दूंगा, उतना सोर्स आप कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, कटहल बहुत फायदेमंद भी है। बहुत सारा कैंसर, जानते हैं एंटी कैंसरस होता है कटहल। कटहल को हल्के में मत लीजिएगा। और कटहल का कभी बीज मिल जाए तो उसको भून करके जरूर 1-2 बार खाइएगा। बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत, मतलब देखने में भी खूबसूरत होता है, खाने में बहुत टेस्टी, स्वाद और सुगंध बहुत बेहतरीन होता है। अब कई लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। देखिए, स्वच्छ प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट कैसे स्वच्छ माने जाएंगे? विच प्लांट ट्रीटेड एज क्लीन प्लांट, वही प्लांट क्लीन प्लांट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे जो रोगीले ना हो, डिजीज फ्री। तो डिजीज, ध्यान से सुनेंगे, डिजीज फ्री प्लांट, रोग से मुक्त पौधे, रोग से मुक्त पौधे। अब रोग से मुक्त पौधा क्या होगा? अब ध्यान से सुनेंगे, रोग से मुक्त पौधा, इसका मतलब ऐसे बागवानी के ऐसे पौधे जिनमें रोग ना लगे हों। और रोग किससे लगता है? रोग लगता है, ध्यान सुनिए, रोग लगता है या तो वायरस से, विषाणु से, या तो बैक्टीरिया से, जीवाणु से, या तो जर्म से, कीटाणु से, या तो फंगाई से, या तो कवक से, एटसेट्रा। ये सब रोगीले हैं, ये सब रोग कारक हैं। ये सभी क्या हैं? डिजीज प्रोन करने वाले, ये सब रोग कारक हैं, ये रोग कारक हैं। दीज आर द डिजीज प्रोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ऐसे बागवानी, चूंकि हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, तो ऐसे बागवानी, इसलिए मैं सब जोड़ देते हैं, ऐसे बागवानी पौधे जो रोग से मुक्त होते हैं,
जो रोग से मुक्त होते हैं उन्हें क्लीन प्लांट कहा जाता है, उन्हें क्लीन प्लांट कहा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्लीन प्लांट मिशन क्यों शुरू किया गया है कि नहीं? तो आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्लीन प्लांट मिशन क्यों कहा गया? वाई दिस प्रोग्राम इज नोन एज क्लीन प्लांट, वाई दिस प्रोग्राम इज नोन एज आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट मिशन। अब ध्यान से सुनेंगे, भारत में बहुत सारे किसान सब्जी का काम करने लगे हैं, फल उगाने, फूल उगाने, और इन्हीं सब कामों में पैसा है। क्या आप जानते हैं 2000 के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में फल फूल और सब्जी की मांग तेजी से बढ़ी, क्योंकि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को शुरू किया गया और आर्थिक सुधारों का परिणाम ये रहा कि शहरीकरण में तेजी से वृद्धि हुई और शहर में रहने वाले लोगों के रोजगार और धंधों में भी वृद्धि हुई, तो लोगों के आय में वृद्धि हुई। और जब किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ती है, किसी भी परिवार की आय बढ़ती है, तो वो दाल चावल रोटी ये सब खाने के बजाय वो सब्जियों फलों फूलों की डिमांड बढ़ा देता है। यही कारण है कि भारत में 2005 में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया और 2014 में नेशनल मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की शुरुआत की गई। उसी हार्टिकल्चर को बूस्टअप देने के लिए आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम शुरू किया गया, ताकि जो किसान बागवानी का उत्पादन करें, बागवानी की खेती करें, उनके साथ हादसा ना हो, उनके साथ कोई ऐसी चीज ना हो कि फसल लगाएं और सामने सब उजड़ जाए, सामने सब बिखर जाए, ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए भारत की सरकार स्वच्छ पौधा रोपण को बढ़ावा देगी। मान लीजिए आप फल लगा रहे हैं, एक साल के लिए थोड़ी फल लगता है। मान लीजिए आपने केले का बागान लगाया, लीची का लगाया, आम का लगाया, किसी और चीज का लगाया, कोई फल ऐसा लगाया, मसाले लगाए, आपका सारा पैसा खराब हो जाएगा अगर वो रोगीला हो जाएगा पौधा। फिर किसान आत्महत्या करने लगते हैं, उत्पादन नहीं होता। पूरे पूर्वोत्तर में भारत की सरकार बागवानी मिशन को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में किसान प्रभावित ना हो, दुखी ना हो, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी आय को बढ़ाना है, किसानों की आय को दुगना करना है। ऐसे में इस मिशन को शुरू किया गया है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए ये सब शुरू किया गया। इतनी बात समझ में आई? देखिए, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन ये तो भारत सरकार ने 2005 में शुरू किया था, और नेशनल मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर या ऐसे मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ये 2014 में शुरू किया गया। ये सब हार्टिकल्चर प्रोग्राम, और ये आ गया आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये 2023 में शुरू किया गया। अब देखिए, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। ये क्या है? अगर पूछा जाए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन भैया ये मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था, ताकि फल और सब्जियों के उत्पादन को दुगना किया जा सके। और ये मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ये समन्वित बागवानी विकास मिशन है, बागवानी विकास मिशन है। इसमें बागवानी और बागानी दोनों को जोड़ दिया गया। इसमें इंटीग्रेटेड शब्द क्यों यूज किया गया? इसके अंतर्गत बागानी और बागवानी दोनों को सम्मिलित इंटीग्रेटेड रूप से बढ़ावा। और ये आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ रोपण या स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ये 2023 में। अब देखिए इससे क्या फायदा है? इससे बहुत फायदा है। पहली बात तो किसानों, पहली उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादन उत्पादकता, रोग लग जाने से सब घट जाती है। उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि, आय में, कृषि आय में वृद्धि होगी, तो कृषि निर्यात में वृद्धि होगी। रोगीले फल सब्जियों को कौन खरीदेगा? कृषि आय में वृद्धि होगी। और जानते हैं किसानों के जीवन और दशा को बदलना, और लोगों को स्वच्छ फल और फल फूल सब्जियां प्राप्त होंगी। स्वच्छ फल फूल भी खाया जाता है, बहुत सारा औषधि उपयोग होता है, सब्जियां, ये सब बढ़ेगा। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आपको बहुत ध्यान दे करके समझना होगा और बहुत ध्यान से आपको इस पे अपनी पकड़ बनानी होगी
ताकि इसकी हर बात को आप आसानी से समझ सकें, आसानी से जान सकें। तो ये 2 योजनाएं हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरी योजना पर आ जाएं। 2 हो गया, अब तीसरा पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम बहुत चर्चा में है। कई बार आप देख रहे हैं कि ये मुद्दा जानते हैं, प्रधानमंत्री ने भी उठाया कि हमने पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री कृषि की 2 बात आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। एक कि उन्होंने किसानों को कृषि सम्मान निधि दी, हर चौथे महीने 2,000 रुपया, मतलब साल भर में 6,000 रुपया। दूसरा पीएम प्रणाम की बड़ी चर्चा हो रही है, और पीएम प्रणाम की चर्चा जानते हैं आईएएस की इंटरव्यू में भी अब की बार हुई, पीएम प्रणाम। तो तीसरी योजना आप देखें, पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम 2023-24। अब पीएम प्रणाम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। पीएम प्रणाम, अब देखिए पीएम प्रणाम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये पीएम प्रणाम वैकल्पिक उर्वरकों के विकास को बढ़ावा। अगर ये आप देखिए इसका फुल फॉर्म देखें आप, तो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अगर फुल फॉर्म देखें, यद्यपि इतना फुल फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन, कृषि प्रबंधन हेतु, कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन, कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन। ये बहुत ही क्रांतिकारी कार्यक्रम है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्तमान में भारत खाद्यान्न के मामले में और अनेक कृषि उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर देश बन गया। न केवल आत्मनिर्भर देश बन गया, बल्कि भारत पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन के मामले में बहुत अग्रणी देश, उत्पादन के मामले में। ध्यान से मेरे शब्द को सुनिएगा। जैसे दूध के उत्पादन में हमारा पहला स्थान है, फल और सब्जियों के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है, अनाज के उत्पादन में भी हमारा दूसरा स्थान है। आप जानते हैं मछली के उत्पादन में भी हमारा दूसरा स्थान है। ऐसे अनेक चीजों के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। लेकिन उत्पादन के बाद भी हम उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसानों की आय को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जानते हैं उसका एक पहला रीजन क्या है? कि हमारा उत्पादन तो ज्यादा है, लेकिन हमारे उत्पादन को दुनिया में कोई खरीदता नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं खरीदता? अरे इसलिए नहीं खरीदता कि आपके उत्पादन में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक है, और पूरी दुनिया में रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के नाते भारत के कृषि उत्पादन के निर्यात पर रोक लगा दी जाती है। क्या आपको पता है WTO के अंतर्गत हुआ क्या? भारत दुनिया में सबसे बड़ा शहद का, हनी का निर्यातक है। लिटिल हनी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी शहद की कंपनी है। लेकिन क्या आपको पता है भारत के शहद के निर्यात को यूरोप, अमेरिका में रोक दिया गया। तो जब भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, हे यूरोप, हे अमेरिका, तुमने क्यों रोका भारत के शहद निर्यात को? उसने कहा कि आपके शहद में कीटनाशक है। शहद में कीटनाशक? हां, क्योंकि मधुमक्खियां, तितलियां जो शहद बनाती हैं, पेड़ पौधों, कृषि फसलों के ऊपर, उसके फूलों पर बैठ करके आती हैं। उन्हीं फूलों के माध्यम से तमाम रसायन भी शहद में आ जाता है। और जब यूरोप के और अमेरिका के लैब में उसकी जांच होती है तो पता चलता है, अरे इसमें तो कीटनाशक है, इसमें जहरीला पदार्थ है। वो जहरीला पदार्थ हमने मिलाया नहीं, लेकिन खेती में हमने उर्वरक मिलाया था और कीटनाशक मिलाया था, उसी से चला गया। क्या आपको पता है
भारत के च्यवनप्राश के निर्यात को यूरोप में, सिंगापुर में बहुत जगह रोक दिया गया। लैब में चेक किया गया, उसमें कीटनाशक की मात्रा ज्यादा, रसायनों की मात्रा ज्यादा। भारत के बासमती चावल को यूरोप में बेचने से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत के बासमती चावल में यूरिया का, जो हरियाणा में होता है, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में वो बासमती चावल, दिल्ली के आसपास हर चावल को बासमती चावल कहते हैं। अगर आप मुखर्जी नगर में किसी चावल लेने जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे चावल दीजिए, तो कहेगा बासमती। आप कहेंगे नहीं दूसरा दीजिए, कहेगा ये बड़ा बासमती, ये और बड़ा बासमती, ये महंगा बासमती, ये ज्यादा महंगा बासमती। एक दिन मैंने दुकानदार से कहा कि हे दुकानदार, बिना बासमती वाला कोई चावल आपके पास है? कहा नहीं, हम दूसरा चावल बेचते नहीं। ये सारे चावल को बासमती कहते हैं। और बासमती पुलाव बनता है ऐसे, बासमती चावल जानते हैं, बनाने के बाद चावल अलग अलग हो जाता है, और यही चावल सब विदेशों में बिक रहा था। अब इसमें कीटनाशक की मात्रा ज्यादा है, रसायन की मात्रा ज्यादा, इस नाते इसको बेचने नहीं दे रहे। तो अब हम लोग क्या पीएम प्रणाम योजना चला रहे हैं। पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प में अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स, वैकल्पिक पोषक तत्वों को, देखिए अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट किधर गया, अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का प्रोग्राम है। इसमें रासायनिक, देखिए पीएम प्रणाम में किया क्या जा रहा है। पीएम प्रणाम में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बजाय, इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय वैकल्पिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों, वैकल्पिक, ध्यान से सुनेंगे, वैकल्पिक उर्वरकों और कीटनाशकों को बढ़ावा देने का कार्यक्रम बनाया गया है। वैकल्पिक उर्वरक, अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब वैकल्पिक उर्वरक क्या है? रासायनिक उर्वरक के अलावा सारे उर्वरक, चाहे वो हरी खाद हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वो मछली की खाद हो, हड्डी की खाद हो, खरपतवार की खाद हो, या नीम कोटेड यूरिया भी वैकल्पिक उर्वरक है। नीम कोटेड यूरिया में यूरिया का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, मतलब यूरिया का जो जहरीला इंपैक्ट है उस पर खैर मैं कभी बाद में बात करूंगा, चूंकि लेकिन एक चीज जानते रहें कि इसमें वैकल्पिक उर्वरक में क्या है, जैसे नीम कोटेड यूरिया, इसको ये कहा जाता है, ये नीम कोटेड यूरिया, या हमने कहा कि ग्रीन फर्टिलाइजर, हरी खाद, ग्रीन फर्टिलाइजर, मिन्योर जो खाद है। अब इसमें जानते राख की खाद है, गोबर की खाद है, राख है, गोबर है, खरपतवार है, फसलों का अवशेष, इन सब के माध्यम से आप तमाम प्रकार के खाद, और कभी गोबर का घोल आप जानते छिड़क करके देखिए, आप कभी राख का घोल छिड़क करके देखिए, बात समझ रहे हैं। तो ये सब जो है वैकल्पिक उर्वरक, और इसमें नीम कोटेड यूरिया तो 2015 से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग वैकल्पिक उर्वरक के रूप में कब शुरू किया गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि नीम कोटेड यूरिया, नीम लेपित यूरिया का भारत में वैकल्पिक उर्वरक के रूप में उपयोग कब से शुरू किया गया। अब हमने एक ऑप्शन दिया कि भैया 2013 में, 2014 में, 2015 में,
2016 में। तो आप तभी कर पाएंगे जब आप जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे। ऐसे तो इसमें देखिए 2015 नीम कोटेड यूरिया, और नीम कोटेड यूरिया एक वैकल्पिक उर्वरक है। और देखिए रासायनिक उर्वरक मिट्टी को खराब करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटाते हैं, जैव विविधता को नष्ट करते हैं, किसानों का मित्र केचुआ नष्ट होता है, किसानों की बहन, सगी बहन किसानों की तितलियां, मधुमक्खियां नष्ट होती हैं, और जिसकी बहन नष्ट हो जाए उसके भाई का क्या हाल होगा आप सभी लोग जानते हैं। गांव में वैसे भी लोग कहते हैं कि बहन को कभी दुखी मत करना, नहीं तो अगर तितलियां, मधुमक्खियां, ये किसानों की बहन कहा जाता है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों से ये सारे प्रभावित हो जाते हैं। मिट्टी अनुर्वर हो जाती है, मिट्टी नाराज हो जाती है, मिट्टी में लवणीयता, क्षारीयता, अम्लीयता बढ़ जाती है। ऐसे उत्पादकता सब घट जाता है। इसको पढ़ाएंगे अलग से, नीम लेपित यूरिया का क्या, जब थोड़ा आगे आएंगे इस कार्यक्रम को भी पढ़ाएंगे। अभी तो मैं खाली 2023 की योजनाएं पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसको आराम से पढ़ लें। अब मान लीजिए जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे कि निम्न में से कौन, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन वैकल्पिक उर्वरकों को प्रोत्साहित करने वाली योजना है। और ए ऑप्शन आ गया कि पीएम विकास, बी आ गया पीएम प्रणाम, सी आ गया अमृत धरोहर, और डी आ गया समाम योजना। ये आप जानते नहीं होंगे, या हो सकता है आप जानते हो, ये आगे सब पढ़ाएंगे आपको, समाम योजना। तो आप तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे। पढ़ने का यही फायदा होता है, पढ़ने का यही फायदा होता है। बीपीएससी की टेस्ट सीरीज हम लोगों की चल रही है, लेकिन एक दूसरे ऐप पर चल रही है। अच्छा किया आपने पूछ लिया, बीपीएससी के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू किया है, लेकिन CAL ऐप पर है। CAL ऐप डाउनलोड कर लेना आपको। देखिए ये CAL एक ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करेंगे तो उस पर बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही। बीपीएससी टेस्ट सीरीज के लिए हम लोगों ने इस ऐप को, टेस्ट सीरीज, नोट्स और तमाम चीज़ों के लिए ये ऐप शुरू किया। एक दिन इसकी घोषणा भी करनी है तो बता देंगे आपको। अब देखिए आसानी से आप समझ गए कि बी इज द राइट ऑप्शन, पीएम प्रणाम, बी इज द राइट ऑप्शन। पीएम विकास नहीं, पीएम प्रणाम। सब लोग ऑप्शन बताएं, केवल एकदम यूनिलेटरल क्लास ना चलने दें, आप भी इंटरेक्ट करते रहें ताकि सारी चीजें इंटरेक्शन में रहें। बात समझ रहे हैं? तो देखिए 3 योजनाओं को हम लोगों ने समझ लिया। एक समझ लिया कि पीएम विकास, दूसरा पीएम ये आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट, और पीएम प्रणाम। अब अमृत धरोहर पर आ जाइए, चौथी योजना आ जाइए, अमृत धरोहर। अब लिखिए चौथी योजना। देखिए आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि आप चीजों पर गहरी पकड़ बना पाए। अमृत धरोहर स्कीम 2023-2024, अमृत धरोहर योजना। अब अमृत धरोहर योजना जरा बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको सुनेंगे समझेंगे। अमृत धरोहर योजना क्या है? व्हाट इज अमृत धरोहर प्रोग्राम? अमृत धरोहर योजना क्या है? अब ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। अमृत धरोहर में आर्द्र भूमि संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ये आर्द्र भूमि जानते हैं आप, जो वेटलैंड है, ये वेटलैंड जानते हैं क्या? आपको पता है कि जो है
रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में ईरान में। देखिए ईरान में 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ। रामसर सम्मेलन हुआ था। इसमें आर्द्र भूमि के संरक्षण को महत्वपूर्ण माना गया मानव के लिए। आर्द्र भूमि के संरक्षण को महत्वपूर्ण माना गया। ध्यान से सुनेंगे। भारतीय परंपरा में तो हमेशा से माना जाता है कि मनुष्य केवल अकेले जीवित नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि हमारा आपका जीवन सिर्फ हमारे और आपके ही बेहतर होने पर निर्भर नहीं है। आप कितना भी बेहतर जीवन जीने का प्रयास करें, अगर बाहर का वातावरण खराब हो जाएगा, सांसबंदी हो जाएगी तो दम घुट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। हमारा बेहतर होना हमारे पर निर्भर नहीं है। कोई व्यक्ति अकेले जीवित, ध्यान से सुनेंगे, कोई व्यक्ति अकेले जीवित नहीं रह सकता है। हम सभी के जीवित रहने के लिए दूसरे जीव और निर्जीव भी जिम्मेदार हैं। इसीलिए तो कण कण में शंकर माना गया है। भारतीय परंपरा में कहा गया कण कण में ईश्वर है, ईशावास्यमिदं सर्वम। हम अकेले जीवित नहीं है। पहले कोई कीड़ा मर जाता था तो लोग कहते थे कीड़ा मर गया। पहले कोई पेड़ कट जाता था, लोग कहते थे पेड़ कट गया। अब कोई नहीं कहता। अब लोग कहते पेड़ ही नहीं कट गया, हम भी कट गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। पहले कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता था तो लोग कहते थे कीड़ा मकोड़ा मर गया। हम लोग कहते नहीं, कीड़ा नहीं मर गया, हम भी मर गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। जैसे मनुष्य है, हमारे सबके जीने के लिए, देखिए ये मनुष्य है, मनुष्य के जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? निर्जीव। मनुष्य के जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? निर्जीव है। जैसे एयर, सबसे ज्यादा तो जरूरी है एयर। 18 लीटर हवा चाहिए 24 घंटे में, 18 लीटर तो हवा चाहिए। फिर निर्जीव पानी, 5 से 6 लीटर तो पानी चाहिए। फिर जानते हैं प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए, फिर टेम्परेचर चाहिए। ये सब तो निर्जीव हैं। और हमें जीव भी चाहिए, हमें पेड़ पौधे भी चाहिए, हमें भोजन के लिए फसलें भी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए निर्जीव, सजीव से ज्यादा निर्जीव जरूरी है मेरे भाई। सजीव से ज्यादा निर्जीव जरूरी है। इसीलिए तो कहा गया था कण कण में शंकर है, मतलब ईशावास्यमिदं। सारी चीज महत्वपूर्ण है, कोई चीज जानते कम महत्वपूर्ण नहीं है। यही कारण है कि भारत में, देखिए यही कारण है कि भारत में वेटलैंड को महत्व देने के लिए अमृत धरोहर स्कीम शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 75 वेटलैंड को संरक्षित करने की बात की गई। जरा ध्यान देंगे, अमृत धरोहर योजना, इसके अंतर्गत वेटलैंड, आर्द्र भूमि को संरक्षित करना है, जिसमें 75 वेटलैंड के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना है। 75 वेटलैंड के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना है। आर्द्र भूमि बड़े पारिस्थितिक तंत्र होती हैं। आर्द्र भूमि जानते हैं इकोसिस्टम को, ये इकोसिस्टम बनाती है। आर्द्र भूमियां इकोसिस्टम बनाती हैं और अन्य जीव जंतुओं को टिकाती है। इसीलिए इनके संरक्षण पर पूरे प्रकृति का संरक्षण, पूरे सभी जीवों का संरक्षण निर्भर करता है। एक चीज ध्यान रखें, इनके संरक्षण पर समस्त जीवों का संरक्षण निर्भर करता है। ये कोई सामान्य चीजें नहीं हैं, ये विशेष हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने 4 योजनाओं को कवर किया। पीएम विकास, आत्मनिर्भर हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम,
पीएम प्रणाम और अमृत धरोहर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। संडे को सामान्यतः छुट्टी होती है, लेकिन मैंने इसलिए क्लास लिया कि हम लोग क्लास जरूर लेते रहेंगे, कम या ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे का रेंज रहेगा। कभी क्लास 1 घंटे की, कभी 1.25 घंटे की, कभी 1.5 घंटे की, और कभी जब जरूरी हो जाएगा तो एक दिन में जानते हैं 2 बार 1.5 घंटे की। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने 4 स्कीम कवर कर लिया। अब कल की क्लास में सारी स्कीम खत्म करते हुए, सारी 9 स्कीम जिसमें 5 स्कीम और है, ये और ये सारी खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा 2023 में सप्तऋषि मिशन, जो सप्तऋषि विकास का सप्तऋषि मॉडल है, कल उसको भी समझेंगे और इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन से जो लोग जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जीएस के इस करंट अफेयर के कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए हैं, अगर आप लोगों से जुड़े हुए हैं तो आप उन्हें जरूर बताएं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का भला होगा और उनके पढ़ाई को बेहतरीन गति मिलेगी। और साथ ही साथ एक डायनेमिक तरीके से कैसे स्टडी किया जाए और सारे जीएस को कैसे स्नान करवाया जाए, सोच और समझ को कैसे अद्यतन किया जाए, इसके लिए आप जानते हैं इस कार्यक्रम से और भी विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।